बहुत सारे लोग कोचिंग करते हैं। अगर आप दिल्ली में ही देखें तो करोड़ों लोग कोचिंग करते हैं। अभी भी इस टाइम पे अवेलेबल लाखों लोग वहाँ पे कोचिंग कर रहे होंगे, लेकिन सभी सक्सेसफुल नहीं होते हैं। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम इस साल हज करके भी आए दोनों। हम मेरी बीवी ने भी हज किया, मैंने भी हज किया, मेरी सिस्टर ने हज किया। तो अल्लाह ताला ने हमारी दुआओं को कबूल किया और इन बच्चों को कामयाबी मिली। और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी इंशाल्लाह जो बच्चे भी इसमें क्वालिफाई करें या जो भी इम्तिहान दें उनको कामयाबी हासिल हो। मैं तो खुशकिस्मत हूँ कि मेरे घर वाले हज करने गए थे, तो वहाँ से भी दुआओं का भी असर है, दुआओं का बहुत ज़्यादा असर है। शुक्र तमिस खुदायस कुन ये ऐसी खुशी दी। मुझे हमेशा याद रहेगा कि उन्होंने मुझे दो चीज़ों को, ऐसी डिफरेंट चीज़ों को कंबाइन करने के लिए बोला था जो कि इंसान यूजुअली आमतौर पर नहीं करता है, अप्लाई नहीं करता है। आपको एक रोल मॉडल होना चाहिए मेरे हिसाब से, ताकि बाकी सोसाइटी भी उससे फ़ायदा उठाए, और आपको एक रोल मॉडल की तरह उनके सामने अपीयर होना चाहिए ताकि वो भी एक बेहतर रास्ते पे आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राजा शकील, आप देख रहे हैं द चनाब टाइम्स। नाज़रीन किराम, मेहनत इस खामोशी से करो, इस तरह की खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। जी हाँ नाज़रीन किराम, आप बखूबी जानते हैं कि कुछ रोज पहले JKS एग्जाम के नताइज सामने आ चुके हैं और बहुत सारे नौजवानों ने इसमें कामयाबी हासिल कर ली है। जी हाँ नाज़रीन किराम, अगर हम टॉपर्स की बात करें तो टॉपर्स भी जम्मू कश्मीर के खित्ता चनाब से ही हैं। अगर फर्स्ट टॉपर की बात करें तो फर्स्ट टॉपर खित्ता चनाब के जिला डोडा से ताल्लुक रखने वाली है। इस वक्त मैं जिला डोडा के ठाठरी कस्बा के अंदर मौजूद हूं और मेरे साथ मुदस्सिर नज़ीर मौजूद हैं। हम इनसे बात करना चाहेंगे, इन्होंने भी इस इम्तिहान में कामयाबी हासिल कर ली है। सर, सबसे पहले आपको मुबारकबाद है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मैं जानना चाहता हूं कि आपका जो है ये सफर कहां से शुरू हुआ और कैसा रहा? जी, सबसे पहले मैं सब व्यूअर्स को सलाम करूंगा और आदाब, और मैं आपका भी शुक्रिया करूंगा आदाब कि आप यहाँ इंटरव्यू कंडक्ट करने आ गए। तो मेरा जो सफ़र है वो यहीं ठाठरी से शुरू हुआ। मेरी जो प्राइमरी स्कूलिंग है वो यहीं से हुई, 5th तक मैंने यहीं तक पढ़ा। उसके बाद मैं डोडा चला गया और 10th तक मैंने वहीं स्टडी किया। उसके बाद मैं जम्मू में रणबीर हायर सेकेंडरी में मैंने फर्दर 11th-12th किया, और उसके बाद मैं इंजीनियरिंग फील्ड में गया और इंजीनियरिंग मेरी ख़त्म हो गई। उसके बाद 2-3 साल मैंने इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ा, लेकिन चूँकि आपको पता ही है कि इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम्स उतने हुए नहीं कंडक्ट, तो उसके बाद मैंने 2020 के बाद शुरू किया इसके लिए तैयारी। और जो 2021 वाला प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम हुआ केस का, वो उसमें मैं अपीयर हुआ और वाइवा तक पहुंचा, लेकिन बाय चांस मैं नहीं उसमें क्वालिफाई कर पाया। और इस बार शुक्र है अल्लाह ताला का, और मैं अपने घर वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जिनने मुझे इमोशनली और बाकी भी मॉरली भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो इनका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि आपने क्या सोच कर जो है, जिस तरह से आपने कहा कि आपका बैकग्राउंड जो इंजीनियरिंग से है जी जी। और आपने KS क्वालिफाई किया, तो क्या सोच के आप इस फील्ड में गए? जी, पहला तो यही होता है कि प्रैग्मेटिक कोई जॉब लग जाए, लेकिन अल्टीमेटली इंसान फिर जब इस फील्ड में आता है, इंसान बहुत सारी चीज़ें देखता है। इस पढ़ाई से इंसान का दिमाग जो है वसी हो जाता है, क्योंकि आपको ज़मीन और आसमान के बीच में जितनी भी चीज़ें हैं उनके बारे में नॉलेज होना चाहिए, और एक नॉलेज की क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। तो अगर आप में वो क्यूरियोसिटी है तो आप इस फील्ड में जा सकते हैं। आपको वो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपको मुख्तलिफ टॉपिक्स जो है आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो वो एक मोटिव था जो मुझे इसकी तरफ खींचा। और दूसरा ये कि सोसाइटी में अपना हक अदा करना, कि अगर इंजीनियरिंग में भी आपको मौका मिल सकता है, लेकिन इसमें आप ज़मीनी तौर पर काम कर सकते हैं और डिफरेंट फील्ड्स में काम कर सकते हैं। तो उस मुकाबले में मुझे लगता है कि इंजीनियरिंग से बेहतर ये मुझे लगा। और दूसरा ये कि इंजीनियरिंग में आपको
मुझे जो अपने हिसाब से, मेरे ओपिनियन के हिसाब से, इंजीनियरिंग में जो क्रिएटिव वर्क होना चाहिए वो यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है। उसकी वजह से मैं इसकी तरफ फिर माइल हो गया। बिल्कुल। आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से बहुत सारे लोग जो है क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद उनके अपने ओपिनियन जो है अपने अपने होते हैं। मतलब जिस तरह से उन्होंने प्री में एग्जाम क्वालिफाई किया, उसके बाद मेंस क्वालिफाई किया, तो इसी तरह से उनके अपने अपने नजरियात होते हैं, अपनी अपनी बातें। तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही, प्री की बात करें या मेंस की बात करें? सर मुझे लगता है कि स्ट्रैटेजीज़ तो हर जगह अवेलेबल है। आप फर्स्ट गूगल सर्च करेंगे तो आपको स्ट्रैटेजीज़ मिल जाएंगी। यूट्यूब पे आपको इस ज़माने में, इस इंफॉर्मेशन के ज़माने में आप देखेंगे कि यूपीएससी के टॉपर्स की स्ट्रैटेजीज़ भी आपके पास अवेलेबल हैं, आपको यहाँ के टॉपर्स की भी स्ट्रैटेजीज़ अवेलेबल हैं। तो और रिडंडेंट है, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। और मैं बोलता हूँ कि सबसे, जो मेरे ओपिनियन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ज़रूरी है कि आप रिवर्स इंजीनियर करें इस एग्ज़ाम को। आप देखें कि एग्जामिनर क्या चाहता है। हर साल ट्रेंड चेंज हो रहा है। अगर आप देखें कि प्रीलिम्स 2021 का आप प्रीलिम्स उठा लें या 22 का प्रीलिम्स आप उठा लें, तो बहुत ही अनकन्वेंशनल पेपर आया था। बहुत ही एक तैयारी वाला जो कैंडिडेट होता है, और बिना तैयारी की कैंडिडेट भी कॉमन सेंस से उसको सॉल्व कर सकता था। क्योंकि क्वेश्चंस इस लेवल के हैं कि आप हर चीज़ तो पढ़ नहीं सकते हैं। आपको अपना कॉमन सेंस, अपने एनालिटिकल स्किल्स लगाने पड़ेंगे, लॉजिकल स्किल्स लगाने पड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि जो भी स्टूडेंट्स अभी तैयारी कर रहे हैं, खास करके जो अभी आगे आने वाला एग्ज़ाम है अक्टूबर 10 को, उसके लिए मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि आप पिछले जो ट्रेंड्स हैं उनको देखें। आप जो 2021 में पेपर हुआ, 22 में जो पेपर हुआ, उन पे अपनी नज़र डालें, उसको एनालाइज करें। तो ये मुझे लगता है कि आपको रिवर्स इंजीनियर करेगा। आपको मेंस की भी तैयारी करनी है तो आप क्वेश्चन पेपर्स को देखें कि पेपर्स में क्या आ रहा है। और दूसरा ये है कि आप एनसीईआरटीज़ जो हर एक, मुझे लगता है हर एक स्ट्रैटेजी में जो बोला जाता है, लेकिन बहुत कम लोग फॉलो करते हैं। हम बहुत सारे रिसोर्सेज की तरफ जाते हैं, लेकिन एनसीईआरटी जो है वो फंडामेंटल है इस तैयारी में। वो आपकी मदद प्रीलिम्स में भी करेंगे, वो आपकी वाइवा में मदद करेंगे, आपकी मेंस में भी मदद करेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको फंडामेंटल्स पे स्टिक करना चाहिए और आपको पेपर को एनालाइज करना चाहिए, मेंस को भी एज वेल एज प्रीलिम्स के पेपर्स को भी। बिल्कुल। अगर हम इंटरव्यू की बात करें तो मैं ये आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ऐसा कौन सा सवाल आपको वहां पूछा गया जो आपको हमेशा याद रहेगा, कभी भूलेगा नहीं? जी इस इंटरव्यू में तो मुझे लगता है कि थोड़ा ज़्यादा फैक्चुअल हुआ, तो उतना कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो मुझे उम्र भर याद रहे। लेकिन लास्ट टाइम का जो इंटरव्यू हुआ था उसमें मुझे एक मुज्तबा सर पैनल में बैठे थे, उन्होंने पूछा था मुझे, और उन्होंने मुझे कलमे का, अपना जो इस्लाम का पहला कलमा है उसमें हीगल के कंसेप्ट को अप्लाई करने के लिए बोला था कि क्या इसमें आप हीगल का क्या जोड़ सकते हैं। तो क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह वो ना से शुरू होता है, नो से, कि नो देयर इज नो गॉड, तो हीगल का भी डायलेक्टिकल निगेशन एक कंसेप्ट है, तो उसको वहाँ पे अप्लाई करना था। तो वो मैंने उनको वहाँ पे बताया था। तो मुझे लगता है वो चीज़ मुझे हमेशा याद रहेगा कि उन्होंने मुझे दो चीज़ों को, ऐसी डिफरेंट चीज़ों को कंबाइन करने के लिए बोला था जो कि इंसान यूजुअली आमतौर पर नहीं करता है, अप्लाई नहीं करता है। कि वो क्वेश्चन मुझे याद रहेगा हमेशा। बिल्कुल। तो आप मुझे बता दीजिए कि जिस तरह से ये एग्ज़ाम जो है आसान नहीं है, क्वालिफाई करना इस एग्ज़ाम में सफलता पाना काफ़ी आसान नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है ये सोचते हैं कि भाई इसने एग्ज़ाम तो क्वालिफाई कर लिया, कोचिंग के सहारे किया होगा या और कोई सहारा होगा। लेकिन आपसे मैं जानना चाहूँगा आपको कितनी मुश्किलात का सामना इस एग्ज़ाम के अंदर करनी पड़ी, बता दीजिए। जी मुश्किलात तो इसमें होती है क्योंकि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। सभी लोग, मैं बोलता हूँ अभी जो इंटरव्यू में मेरे साथ थे, मैंने उनसे ज़्यादा मेहनत नहीं की है, या कोई भी ये क्लेम नहीं कर सकता है कि हमने जो लिस्ट में नहीं है उनसे ज़्यादा मेहनत की है, और ये पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारे वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं। आपने मेंस में, इसमें आपको तीनों स्टेजेस में आपने अपना जो है पीक परफॉर्मेंस देना है। तो अगर कहीं भी आपसे थोड़ी बहुत चूक हो गई, सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, तो आप कहीं भी पीछे रह जा सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो कम ही मार्जिन से रहे, और क्योंकि जो एग्ज़ाम है उसका सब्जेक्टिव नेचर है बहुत ज़्यादा, तो इंसान अगर छोटे मार्जिन से रह रहा है तो मेरे हिसाब से वो मार्जिन जो है वो उतना मैटर नहीं करता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे लक का फैक्टर भी लास्ट पे आता है। जो लोग छोटे मार्जिन से रहते हैं उसमें यही होता है कि थोड़ा बहुत लक फैक्टर आपको सपोर्ट करना चाहिए।
बिल्कुल जी। बिल्कुल। मेहनत तो बहुत सारे लोग करते जी हैं जी, लेकिन मेहनत मेहनत बहुत सारे लोग करते हैं। बिल्कुल जी जी। बिल्कुल। तो आपसे मैं जानना चाहता हूँ, जिस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं तो आपके हमसाई, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार भी यहाँ पे आ रहे जी, हैं, जी, जी। काफी खुशी का मुजाहिरा है इस वक्त जी, यहाँ जी, पर। जी। तो आप इस बीच कैसा जो है फील कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? जी डेफिनेटली एक बिल्कुल डिफरेंट फीलिंग आती है, इंसान एक नए रोल में आ जाता है सोसाइटी में, और ज़्यादा इंसान को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज्यूम करनी पड़ती हैं, क्योंकि किसी आप अगर पोजीशन पे आ रहे हैं तो उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, उनको समझना होता है, उसके दायरे में रह के इंसान को सोचना होता है। तो उस नए जहन या जहनी ख्याल को लेके इंसान उस तरह अपना बिहेवियर मॉड्यूलेट कर सकता है, क्योंकि आप अगर एक पोजीशन ऑफ पावर पे हैं तो आपको एक रोल मॉडल होना चाहिए मेरे हिसाब से, ताकि बाकी सोसाइटी भी उससे फ़ायदा उठाए, और आपको एक रोल मॉडल की तरह उनके सामने अपीयर होना चाहिए, ताकि वो भी एक बेहतर रास्ते पे आए। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि वो दिमाग में चेंजेस लाना एक बहुत इम्पोर्टेंट इसका हिस्सा है। आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने अब एग्जाम तो क्वालिफाई कर लिया है, जी। अब मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने क्या सोचा अपने इलाके के लिए, वो काम क्या करना चाहेंगे जो तमाम लोगों के लिए, आपके इलाके के लिए जो है एक मिसाल बने? जी जी। सबसे पहले तो ये हमारा जो इलाका है ये थोड़ा एलिनेटेड है फ्रॉम बड़ी सिटीज़ जो हैं जैसे जम्मू श्रीनगर, उससे बहुत ज़्यादा एलिनेटेड है। आप देख सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर कितनी यहाँ पे डिफिशेंसीज़ हैं, चाहे रोड का काम हो या बाकी। आप यहीं भी देख लीजिए, हमारा भी घर जो है काफ़ी रोड से ऊपर है, हमें मतलब पैदल यहाँ सफ़र करना पड़ता है। तो ऐसे काम मैं चाहता हूँ कि इनमें इम्प्रूवमेंट हो, ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टिविटी हमारी बढ़े ऐसे कामों में। उसके अलावा जो है सोशल भी यहाँ पे बहुत सारे अभी जो हमारे नेगेटिव जैसे ड्रग्स की प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोग यहाँ पे अभी ड्रग्स में शिकार हैं। उसके अलावा मेंटल प्रॉब्लम्स यहाँ पे बहुत क्रिएट हो रही हैं, वो इसलिए मैं समझता हूँ कि हो रही हैं कि फिज़िकल एक्टिविटी जो है यहाँ पे स्कोप ही नहीं है। आप अगर देखें यहाँ पे कोई ग्राउंड नहीं है हमारे ठाठरी में, कोई ऐसा मौका नहीं है स्टूडेंट्स को कि वो फिज़िकल भी करें और अपनी मेंटल हेल्थ एज वेल एज फिज़िकल हेल्थ को ठीक रखें। उसके अलावा भी जो भी समाजी यहाँ पे एबल्स हैं उनको मैं हटाने की कोशिश करूँगा, और काम जो है एफिशिएंटली हो वो मैं कोशिश करूँगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जो गरीब तबका है, निचले स्तर का तबका जो है, उसमें बेहतरी लाने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल। आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी जो पढ़ाई की अगर मैं बात करूँ तो आपके सब्जेक्ट्स क्या रहे और आपका रैंक क्या रहा इस एग्जाम जी में? जी जी। ये मेरा सब्जेक्ट जो ऑप्शनल जो मेरा सब्जेक्ट था वो फ़िलासफ़ी था, और फ़िलासफ़ी मैंने इसलिए रखा क्योंकि जब मैंने इसका सिलेबस देखा, जो भी अभी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं वो ज़रूर हर एक सब्जेक्ट के सिलेबस को देखें। उसके अलावा एक और फैक्टर होता है कि स्कोरिंग, जो सब्जेक्ट स्कोरिंग हो, जिसका ट्रेंड चल रहा हो, मुझे लगता है उसको भी प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि अगर एक ट्रेंड चल रहा है तो वो किसी वजह से चल ही रहा है। लेकिन फिर भी मैं अगर आपको बहुत ज़्यादा शौक किसी सब्जेक्ट में है तो आप फिर उसको कंसिडर करें। जैसे फ़िलासफ़ी मुझे बहुत पहले से ही थोड़ा बहुत किताबें पढ़ी हुई थी, 10th के बाद ही मुझे फ़िलासफ़ी की किताबों में बहुत शौक़ था पढ़ने का, और मैंने बहुत सारी किताबें उन इंजीनियरिंग के दौरान भी पढ़ी, तो उसकी वजह से मैं फ़िलासफ़ी पर ही मतलब मैंने इसी को चूज़ किया। लेकिन मैं अगर किसी स्टूडेंट को रिकमेंड करूं, अगर आपको कोई सब्जेक्ट जिसमें आपको लगता है कि आपका होल्ड है उसमें, बहुत टाइम से आप उसको परस्यू कर रहे हैं, तो आप उसमें जाएं। अगर आप वो नहीं करना चाहते हैं तो फिर एक प्रैग्मेटिक डिसीजन लेके आप देखें कि जिस सब्जेक्ट का ट्रेंड चल रहा है आप उसी को अप्लाई करें, क्योंकि उसकी भी एक वजह ये है कि आपको रिसोर्स इजीली मिल जाएगा। जैसे फ़िलासफ़ी में आपको रिसोर्स ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा, आपको स्टैंडर्ड बुक से खुद से मतलब करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कंपैरेटिवली अगर आप कोई ऐसा सब्जेक्ट ले रहे हैं जो ट्रेंड में है, उसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मटेरियल जो है अवेलेबल होगा, टॉपर्स की स्ट्रैटेजीज इजीली अवेलेबल होंगी, तो वो दिमाग में रख के आप फैसला लें। कोचिंग के हवाले के बता दीजिए मुझे ज़रा कि कोचिंग कितना ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम में या इस एग्ज़ाम में? ये कोचिंग बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। कोचिंग अगर आप फिगर देखें, अगर आप मैथमेटिक्स में जाएं, इसकी फिगर्स में अगर आप जाएं, बहुत सारे लोग कोचिंग करते हैं। अगर आप दिल्ली में ही देखें तो करोड़ों लोग कोचिंग करते हैं। अभी भी इस टाइम पे अवेलेबल लाखों लोग वहाँ पे कोचिंग कर रहे होंगे, लेकिन सभी सक्सेसफुल नहीं होते हैं।
आपको इंटरनलाइज करना पड़ेगा कि मेरा गोल जो है क्या है, उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट कर, इसको फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड बोलते हैं। आप अपने गोल को छोटे छोटे गोल्स में कर दें, क्योंकि अगर आप एक मोनोलिथिक उस चीज़ में इसको देखेंगे तो आप इसको समझ नहीं पाएंगे एग्ज़ाम को ये है क्या। प्रीलिम्स के लिए थोड़ी डिफरेंट स्ट्रैटेजी है, हालांकि आपको पढ़ना इंटीग्रेटेड वे में है, लेकिन आपको स्ट्रैटेजी खास करके लास्ट दिनों में बिल्कुल उसी की तरफ फोकस करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपको प्रीलिम्स के लिए तैयारी करनी है तो लास्ट 2 महीनों में आपको सिर्फ प्रीलिम्स के उस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। तो आप मतलब उस हिसाब से इसको एडजस्ट करके छोटे छोटे 3 स्टेप्स में, ये जो मेजर 3 स्टेप्स हैं प्रीलिम्स, मेंस और वाइवा, 3 स्टेप्स में इसको डिवाइड करें, उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन वो करें, प्रिपरेशन को ढालें उसी तरह से। बिल्कुल, वो आपको मदद दे सकता है जो नए स्टूडेंट्स हैं। बिल्कुल। आपसे मैं आखिरी सवाल जानना चाहूँगा, आप मुझे ये बता दीजिए कि जिस तरह इस वक्त बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट जो है तैयारी कर रहे हैं और कुछ लोगों ने इस एग्ज़ाम में हिस्सा लिया था, वो इस एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाए, उनको इस एग्ज़ाम में कामयाबी नहीं मिल पाई, तो उनके लिए क्या अल्फाज रहेंगे आपके? सबसे पहले तो जो क्वालिफायर्स हैं मैं उनको मुबारकबाद दूंगा, और जो क्वालिफाई नहीं हुए मैं बोलूँगा कि वो उम्मीद ना हारें, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा लक का फैक्टर है। मैं तो खुशकिस्मत हूँ कि मेरे घर वाले हज करने गए थे, तो वहाँ से दुआओं का भी असर है, दुआओं का बहुत ज़्यादा असर है। तो मैं उस चीज़ का बहुत बड़ा, मैं तो खुद को जिस वक्त रिज़ल्ट निकलने वाला था मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं थी कि क्वालिफाई होगा, हालांकि मैंने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट दिया था, लेकिन सब्जेक्ट एग्ज़ाम की नेचर ऐसी है कि आप अगर कितनी भी मेहनत कर लें, अगर आपकी किस्मत में नहीं होगा तो ये एग्ज़ाम आपसे क्वालिफाई नहीं होगा। और इसीलिए मैं अपने माँ बाप की बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने वहाँ पे जाके भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआ की। तो यही मेरा मैसेज रहेगा बच्चों के लिए कि उम्मीद ना हारें, नेक्स्ट टाइम के लिए अप्लाई करें, और अल्टीमेटली कुछ ही बच्चे सेलेक्ट होते हैं, और मैं सबके लिए दुआ करता हूँ कि उनको इस एजाज़ का मौका मिले। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया आपका भी। तो नाज़रीन कराम, यहाँ पर मुदस्सिर साहब के वालिद साहब भी मौजूद हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे आखिर ये इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। सर, सबसे पहले आपको मुबारकबाद है, तमाम फैमिली को मुबारकबाद है आपकी। ये कामयाबी सिर्फ आपकी नहीं है या मुदस्सिर भाई की नहीं है, बल्कि ये पूरे इलाके की कामयाबी है। तो इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने हमारे बच्चे को कामयाबी से नवाजा, और हमें बहुत खुशी दी, हमें नहीं बल्कि पूरी फैमिली, पूरे इलाके को, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो बड़ा टफ होता है, तो हमारे बच्चे ने भी काफ़ी मेहनत की, दिन रात मेहनत की, और इनके उस्तादज़ा ने भी इनको अच्छी तरह गाइड किया था, और बाकी जो जहाँ जहाँ इनने कोचिंग की बहुत अच्छी तरह, और जहाँ इनने पढ़ा जम्मू, ज़्यादा ये जम्मू में ही रहे, तो इसमें ये इनकी कामयाबी तो है, ये पूरे इलाके के लिए कामयाबी है। बिल्कुल। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने हमें ये इससे नवाजा कि हमें हमारे बच्चे को कामयाबी दी। हमारी फैमिली में सब खुश हैं, इसके भाई बहन सब कुछ, पूरे इलाके वाले खुश हैं, गांव वाले खुश हैं, क्योंकि ठाठरी तहसील से वाहिद हमारे बेटे ने कामयाबी हासिल की। और हम उन बच्चों को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ जो बाकी यहाँ पर कामयाब हुए, चाहे वो काहरा से हों या डिस्ट्रिक्ट डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, जहाँ से भी सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ। और जो यहाँ जिन्होंने क्वालिफाई नहीं कर पाए, उनको उम्मीद नहीं हारनी चाहिए, उनको कोशिश करनी चाहिए, इंशाल्लाह वो भी नेक्स्ट कामयाब होंगे। और मैं पूरे इलाके के बच्चों को कहता हूँ कि सब बच्चे, सबसे बड़ा जो यहाँ हमारे इस सब डिवीजन ठाठरी में जो सबसे बड़ी कमी है, वो यहाँ पॉलिटिकली, यहाँ हम बिल्कुल यतीम हैं, पॉलिटिकली यतीम हैं। अगर यही बच्चे पढ़ें, और यहाँ इस इलाके के बच्चे पढ़ें और केएस अफसर, आईएएस अफसर बने, यूपीएससी क्वालिफाई करें, तो हमें इसमें बहुत मदद मिलेगी, इस इलाके को बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि ये बहुत ही एक पसमानदा इलाका रहा है पूरा हमारा, जहाँ अभी बिजली 12 घंटे आती है, क्योंकि वो इसलिए
12 घंटे आती कि यहाँ वो फैसिलिटीज नहीं है कि बिजली पूरी टाइम से आए या कुछ आए। इसलिए मैं इन बच्चों को जो जो कामयाब है उनको मुबारकबाद देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी बच्चे भी इसी तरह इनको देख के इन बच्चों को के नक्शे कदम पे चलें, इनसे गाइड लें और आगे कोशिश करें। पढ़ाई ही एक इल्म ही एक ऐसी चीज़ है जो पूरी दुनिया को बदल सकती है, क्योंकि इल्म हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर आपको चाइना भी इल्म हासिल करने के लिए जाना पड़े तो वहाँ भी जाना चाहिए। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम इस साल हज करके भी आए दोनों। हम मेरी बीवी ने भी हज किया, मैंने भी हज किया, मेरी सिस्टर ने हज किया। तो अल्लाह ताला ने हमारी दुआओं को कबूल किया और इन बच्चों को कामयाबी मिली। और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी इंशाल्लाह जो बच्चे भी इसमें क्वालिफाई करें या जो भी इम्तिहान दें उनको कामयाबी हासिल हो। लेकिन बच्चों पढ़ाई जो है इल्म से ही सब कुछ बनता है। इल्म ही एक ऐसी चीज़ है को पूरी दुनिया को बदला देती है। हमारे पास हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो वहाँ उन्होंने इल्म और इखलाक का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। अगर ये बच्चे भी हैं तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे इखलाक से पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाया और उसमें पूरे दुनिया को बदल दिया। तो इसमें मैं इन बच्चों को यही मशवरा देता हूँ, हदायत करता हूँ कि ये इखलाक से जब भी कहीं इनको जहाँ पोस्टिंग मिले बहुत इखलाक से नरमी से अपने इलाके के लोगों को की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करें जितना भी हो सके, क्योंकि वो किसी उम्मीद से आए होते हैं, उनको नाउम्मीद नहीं करना है। क्योंकि मेरा भी अपना एक दस्तूर रहा है, अपनी ज़िंदगी में मैंने कोशिश की कि हर आदमी की मैं मदद करूं और जितना हो सका मैंने अपनी तरफ से मदद की है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त इनकी वालदा भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे आखिर ये क्या कहना चाहेंगे। जी आंटी वंजो जरा तो क्या कुछ लगन तो अल्लाह ताला सो शुक्र छो मेहनत करन पान 3-4 वरी गए समिस अंदर पढ़न ओस करन मेहनत अशुस न जा वोनमुत कारण क्या छो के छु कारण पन्ने अंदाज से तन कोर वुनकन छु वारे अल्लाह ताला सो शुक्र बिल्कुल वुनकन छु वारे लुक तो खबर पकन तुम लुक तो यमो न तो फोन ओसु जा करू तुम तिस वुनकन फोन आस न करन शायद तुम तिस कारण तो वन तो क्युत छु महसूस गसन किस खुशी छु वुनकन वारा असल अल्लाह ताला दीनक तंदुरुस्ती शुक्र तमिस खुदायस कोन ये ऐसी खुशी देत कि वारा शुर छि यम यहन दोस्त आसन छे यमो एग्जाम क्वालिफाई न कोर तीन खातिर क्या अल्लाह ताला युथोई खुशी तिम ते करन बोट तरक्की। चलो वारे वारे शुक्रिया। सैर नहीं होता सब। बिल्कुल बिल्कुल। नाज़रीन किराम, आपने इनकी वालदा के अल्फाज सुने। आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब कोई इंसान कामयाब होता है, जब कोई शख्स अच्छा काम करता है तो वो नहीं सिर्फ अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए कामयाब होता है बल्कि वो तमाम इलाके के लिए फ़ख्र की बात होती है और पूरे इलाका जो है उन पर फ़ख्र करता है। बहरहाल मैं यही उम्मीद करूँगा कि मुदस्सिर साहब के बाद हमारे बहुत सारे नौजवान जो नेगेटिविटी के अंदर जा रहे हैं वो भी एक अच्छा रास्ता पकड़कर अपने माँ बाप, अपने भाई बहन और अपने इलाके का नाम ज़रूर रोशन करेंगे। तो आपने मुदस्सिर साहब की ज़बानी सुना कि मेहनत तो बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन तकदीर सबसे बड़ी काम जो है, सबसे बड़ा जो फंडा रहता है वो तकदीर का है। जिसकी तकदीर अल्लाह ने चमका दी, जिसकी तकदीर में अल्लाह ने जो लिखा होगा वो से वही मिलता है और हमें तकदीर पे ईमान है, ईमान होना चाहिए। और इनके वालिद साहब ने भी कहा कि हमें जो है अपने ओहदे के साथ, अपने काम के साथ इंसाफ करना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। बहरहाल इसी तरह की मज़ीद अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। मुझे दीजिए इजाज़त ताहिर बिलाल के साथ। खुदा हाफ़िज़।